Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. सभी को राधे राधे। राधे राधे। सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है समुच्चय और संबंध के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। इससे पहले वाले वीडियो आपने देख लिए हैं लाइव लेक्चर, तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखी हैं तो आप जो कोर्स है उस कोर्स में जो लाइव क्लास सेक्शन है उसमें जाएंगे तो वहाँ आपको बाकी लेक्चर जो अभी हो चुके हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं आगे की कहानी। कल तक हमने जो पढ़ा था वो उपसमुच्चय थे। उपसमुच्चयों की संख्या, घात समुच्चय, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इसे आगे ले जाते हैं संख्याओं के समुच्चय पे। संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। सेट्स ऑफ नंबर। सेट्स ऑफ नंबर। नंबर्स के सेट्स। तो नंबर्स में हमारा जो सबसे पहला सेट होता है वो होता है प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n, जिसमें हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 6 एंड डैश डैश। इसमें जो नहीं है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश जो चल रहा है, ये जो सेट है, इस सेट में जो दिख रहा है बस वही है। जो दिख रहा है वही सब है। इसके अंदर 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है, तो 1 और 2 के बीच के जो भी नंबर है वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पूरे पूरे नंबर होते हैं और वो भी 1 से शुरू होने वाले। 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश, ये चलता रहता है। अब अगर अगला समुच्चय जो होता है वो होता है होल नंबर्स। इन्हें हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्याएं। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है पूर्ण संख्याओं को लेके। पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम जीरो और शामिल कर देते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें हम जीरो को और शामिल कर देते हैं। 0 1 2 3 एंड डैश डैश। फिर हमारे होते हैं पूर्णांक। फिर होता है पूर्णांक, सेट ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर। वैसे तो ये सारी चीजें हम ग्रुप थ्योरी में भी कर रहे हैं, है ना, तो एक बार दोबारा आप लोग पढ़ रहे होंगे।
तो सेट ऑफ इंटीजर, जिसे आप i से भी व्यक्त कर सकते हैं और चाहें तो z से भी व्यक्त कर सकते हैं। नॉर्मली z से इस समुच्चय को हम z द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें आपके माइनस की नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है और माइनस के नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के बाद में आता है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जिसे हम Q कहते हैं। Q में सारी बट्टे की संख्या आती है P बटा Q, पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक कर लो, बस Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आ जाती है आपकी वास्तविक संख्याएं। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो Q में नहीं होती, Q से बाहर होती है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो Q से बाहर होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ई है। इनको आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनको आप P बटा Q में नहीं लिख सकते, यानी वो Q के सदस्य नहीं है। तो जो Q के सदस्य नहीं है उनके लिए एक समुच्चय और बना दिया, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। जिसे हम R-Q कहते हैं, या कई बार Q डैश कहते हैं, कई जने QC कहते हैं। समुच्चय का नाम है, वो कुछ भी हो सकता है। तो QC या Q डैश। QC का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, या डैश का मतलब Q को छोड़कर। Q को छोड़कर जो बच गया वो Q डैश में आ जाएगा। कोई नंबर को उठाओ, उसे देखो क्या वो P बटा Q में है, नहीं है, तो फिर Q डैश में चला गया। और लास्ट वाला हमारा हो जाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें सब आ गया, परिमेय भी आ गया और अपरिमेय भी आ गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें सारी संख्याएं आ गई, सारी। तो अब सारी संख्याएं, बट्टे वाली भी आ गई, बिना बट्टे वाली भी आ गई, दशमलव वाली भी आ गई, माइनस वाली भी आ गई, है ना, 0 भी आ गया, सब आ गए। तो फिर इसको लिखने में बड़ा झंझट था कि कैसे लिखें, सारी संख्याओं को कैसे लिखें। तो हमने बस ऐसे लिख दिया, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे इसमें हैं, जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इसमें आ गए। कल परसों किसी ने पूछा था कि सर कि नंबरों का आविष्कार कैसे हुआ। तो पहले आप एक बात समझिए कि शुरुआत में आविष्कार करने की जरूरत नहीं थी, शुरुआत में आवश्यकताएं थी। आप जब आवश्यकता में होते हैं, जब आपको जरूरत होती है, तो आप चीजें अपने आप ही खोज लेते हैं। शुरुआत में जो शुरुआती हिस्सा था मानव सभ्यता का, उस समय आप पढ़ने लिखने के लिए या बीएससी करने के लिए गणित की खोज नहीं करते थे, या पीएचडी चाहिए इसलिए आप कुछ खोज करते हो। उस समय ऐसा नहीं था, उसमें जीवन जीना और सरवाइव कर पाना यही पर्याप्त था। तो उसके लिए अपने आप ही जो आवश्यकता होती गई, आप खोज करते हुए चले गए। जीवन को आसान बनाने के लिए, जीवन आपका सही से चले और जो जरूरत की चीजें थी उनको करने के लिए आप लोगों ने तैयार कर लिया। ठीक है ना, समझ रहे बातों को। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये कोई आविष्कार नहीं है। शुरुआत में अगर आप सोचेंगे तो आविष्कार नहीं, आवश्यकताएं थी। ये आविष्कार नहीं है, आवश्यकताएं थी। हाँ, आज आपके दौर में आप कह सकते हो कि आज हम आविष्कार करते हैं, आज हम खोजते हैं। तो उस समय ये चीजें वैसी नहीं रही होगी। शुरुआती दौर में आप सोच के देखिए, शुरुआती दौर में आपको मार्कशीट का लालच नहीं था कि आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आप बैचलर डिग्री कर जाएंगे, आप मास्टर्स कर जाएंगे, फिर आपको वर्ग 1 का फॉर्म भरने में फ़ायदा होगा या वर्ग 2 का तो उस समय ये लालच नहीं रहा होगा आपका। तो उस समय जो भी आपने खोज की थी, वो पूरे तरीके से इस बात पे रिलाय कर रही थी कि आपके जीवन में उसकी ज़रूरत थी, उसकी आवश्यकता थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, परिवार के कितने सदस्य हैं, उनको पता करने के लिए कि परिवार के कितने सदस्य हैं, तो आपने गिनती की शुरुआत कर दी।
तो 1 2 3 4 5 उस समय इसलिए आया, या तो आपके पास जानवर होंगे, या आप कबीले में कितने लोग हैं, मान लीजिए शिकार करने आप निकले, शिकार करने आप निकले। अब इसके शुरुआती दौर क्या हुआ होगा कोई नहीं बता सकता, हम सिर्फ एक गैस लगा रहे हैं कि क्या रहा होगा। शिकार करने 5 आदमी निकले, वापस कितने आए ये कैसे पता लगेगा कि शिकार करने 5 गए थे, वापस जब आए सारे आए या नहीं आए। तो आप कहिए 5 आदमी में तो हम देख के बता सकते हैं कि रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, विनोद, विजय आ गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, अगर कबीले में 50 आदमी है, वो शिकार करने गए, वापस आए, तो कैसे पता लगे कि सारे वापस आ गए या नहीं आ गए, या कोई एक दो को और को उठा के तो नहीं ले आए, या फिर कोई रह तो नहीं गया पीछे, कोई पीछे रह तो नहीं गया, या कोई नया आ तो नहीं गया। तो ये पता करने के लिए उस समय क्या रहा होगा, या जो भेड़ बकरियां पालते होंगे, जो जानवर पालते होंगे, वो कितने जानवर, है ना, जो आप बांधे जाते हैं वहां पे, उस जगह में कितने जानवर बांधे गए हैं, कितने जानवरों को बाहर छोड़ा था घूमने के लिए, खाना खाने के लिए, फिरने के लिए, चारा खाने के लिए, वापस कितने आए नहीं आए। तो ये उस समय जरूरतें थी, तो जरूरतों ने अपने आप ही 1 2 3 4 क्रिएट कर दिए। ये जरूरतों के साथ ही 1 2 3 4 5। हाँ भाई सही बात है, शिकार करने गया कहीं खुद शिकार हो गया शिकार करने गया कहीं खुद शिकार हो गया। तो ये जरूरी था कि काउंटिंग की जरूरत पड़ी होगी। तो आज ऐसे 1 2 3 ना लिखते हो, कैसे भी लिखते हो, उनका काम चल जाता था। तो शुरुआत इन नंबरों से हो गई होगी, तो इसीलिए इनको नंबर को कहा गया प्राकृतिक नंबर। ये प्रकृति में शुरुआत में आए थे सबसे पहले, और प्रकृति में यही पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर शुरू हुआ होगा कि एक ही भेड़ थी वही मर गई, एक ही भेड़ थी वही मर गई। अब कितनी भेड़ें हैं, कुछ नहीं है। वो जो कुछ नहीं है वो धीरे धीरे थोड़ा फिलोसॉफिकल होता गया, और वो कुछ नहीं जो है वो जीरो बन गया। फिर जीरो को भी एज ए नंबर काउंट कर लिया गया, उसको शामिल कर लिया। फिर आगे चले होंगे, व्यापार बढ़ा होगा, लेन देन हुआ होगा, लेन देन हुआ होगा, लेन देन हुआ होगा, तो मैं 2 भेड़े दे रहा हूं या 2 भेड़े ले रहा हूं, तो ये दोनों अलग अलग बात है। 2 भेड़े लेना अलग बात है, 2 भेड़े देना अलग बात है। तो है तो 2 ही भेड़े, तो 2 भेड़े ले रहा हूं या 2 भेड़े दे रहा हूं, तो इसमें अंतर बनाए रखने के लिए प्लस और माइनस आ गया। प्लस मतलब मैं 2 भेड़े ले रहा हूँ, माइनस मैं 2 भेड़े दे रहा हूँ, तो प्लस माइनस का इजाद इससे हो गया होगा। फिर आगे जो है देखिए एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता मानव सभ्यता, क्योंकि आज से हजारों साल पहले हम में से कोई नहीं था। आज से हजारों साल पहले जब नंबरों का आविष्कार हुआ, 3000 साल, 5000 साल, बहुत पुराना है, लगभग 6 7 7 हजार पुराने भी नंबर सिस्टम मिलते हैं। तो 7000 साल पहले क्या रहा होगा किसी को नहीं पता। तो ये सिर्फ एक अनुमान है कि भाई कैसे रहा होगा। फिर पुनः इनकी खोज हुई बट्टे वाले नंबरों की, इसलिए कि 2 भाई मान लो चॉकलेट पे लड़ रहे हैं, 2 भाई चॉकलेट पे लड़ रहे हैं, उस समय तो चॉकलेट नहीं रही होगी, है ना, तो कुछ और हुआ होगा। लड़ा तो भाई तो लड़ते ही होंगे, भाई तो आज भी लड़ते हैं, भाई तो कल भी लड़ते होंगे, आज से 1000 साल पहले भी भाई लड़ते होंगे, है ना, भाई तो आज भी लड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जेनेटिक वैसे ही है, तो आज से 1000 साल पहले भी भाई लड़ते होंगे। तो जब वो चीजों पे लड़ते थे तो उसका बंटवारा जो किया जाता होगा, मान लीजिए एक खेत है, तो उसको बांटा कैसे जाता होगा कि कितना खेत तेरा और कितना मेरा। तो जब बंटवारे की जरूरत पड़ी होगी, जब इसका मतलब है ये अभी शुरुआत में नहीं आए होंगे, ये तब आए होंगे जब इंसान इतना समझदार हो गया कि वो अपने हिस्से को जानने लग गया और अपने हिस्से की मांग करने लग गया। मतलब इस तरीके से समझदार हो गया कि अपने हिस्से के लिए वो अब लड़ने के लिए तैयार है। तब बंटवारे की जब जरूरत पड़ी होगी, तब ये आया होगा 1:2, 2:3, 3:4, तब ये नंबर आए होंगे। और ये जो नंबर आए हैं क्यू डैश, ये तब आए होंगे जब मानव खा पी के आराम से बैठ गया, सो गया कि अब क्या करूं, है ना। जब आदमी पेट भर जाता है, चारों तरफ शांति होती है, लड़ाई वड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होते, तो फिर आदमी के दिमाग में ऊपर का ज्ञान आता है, ऊपर वाला ज्ञान आता है। तो ऊपर वाला ज्ञान ये जो क्यू डैश है, क्योंकि याद रखिए क्यू डैश नॉर्मली नंबर नहीं है जो आपके डे बाय डे में काम आए। क्यू डैश वो नंबर है जो आपकी समझ के ऊपरी तले पे होंगे, और ये तब आता है अगर आपका पेट खाली है, तो पहले आप तो पेट भरने की सोचोगे ना। तो ये उस दौर की बात रही होगी जिस दौर के अंदर मानव थोड़ा सभ्य हो गया होगा, उसे शहर को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था हो गई होगी, राजा महाराजा इस तरीके से व्यवस्था बना पा रहे होंगे, न्याय व्याय सब कुछ होता होगा, खुला विचार रहने लग गया होगा। तो एक तरह से आप यूं मान सकते हैं कि एक विकसित दौर जब आ गया होगा मानव सभ्यता का। ये नंबर तो तब आए होंगे जब एकदम शुरुआती दौर में, जब कबीले बनने शुरू हुए होंगे, जब पहली बार इंसान कबीलों में आया होगा, तब इन नंबरों की जरूरत पड़ी होगी। ये इसके बाद आए होंगे जब थोड़ा सा और एडवांस लेवल आया होगा कि भैया आप कुछ नहीं को भी समझ सको, कुछ नहीं को भी आप एक नंबर दे सको, एक जगह दे सको।
तब इतना शिक्षित जब इंसान हुआ होगा तभी आए होंगे। ये तब आए होंगे जब व्यापार बढ़े होंगे, जब इंसान आपस में कबीले बन गए, आपस में व्यापार कर रहे हैं, तब माइनस के नंबर आए होंगे। बट्टे के नंबर तब आए होंगे जब लड़ाइयाँ छड़ी होगी, जंग शुरू हुई होगी, बंटवारे शुरू हुए होंगे, तब ये नंबर आए होंगे। और क्यू डैश जो है वो केवल तब आया होगा जब मानव सभ्यता में आदमी एकदम शांति से, बस अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, मतलब इतने लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, शहर आराम से चल रहा है, संसाधन पूरे हो गए हैं, कमाई का तरीका आ चुका होगा। अब कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग जिनको आप दार्शनिक कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, अब उनके पास खाली टाइम है। और खाली टाइम तो शैतान का घर होता है, फिर कुछ एडवांस लेवल का ही सोचेंगे, कुछ उच्च स्तरीय सोचेंगे, तब ये नंबर आए होंगे। और फिर जैसे जितना जितना आदमी को समय मिला, उसकी सोच बढ़ती चली गई, फिर ये आ गए होंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो तब आए होंगे जब वो एकदम ही इस तरीके के लेवल पे आ गया कि अब उच्च स्तरीय ही चलना है, ऊपर का ही आनंद लेना है, नीचे नहीं आना है, तब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आए होंगे। ठीक है ना? हाँ, फिर आप जो है नंबरों के आनंद के स्तर पे आ गए होंगे। है ना? जैसे प्लूटो है, आप अरस्तु को देखेंगे, तो उस समय तक सभ्यता में, ये इससे पहले शुरुआत की बात करें, एकदम सबसे सबसे पहले बात करें तो थेल्स जो थे, थेल्स के टाइम पे वो त्रिभुज की परमें बनाना ये करना शुरू कर दिया था उनने। तो तब उन्होंने त्रिभुज बनाना, त्रिभुज के ऊपर काम करना, मतलब यूँ समझिए कि वो दौर वो रहा होगा जब आप बैठ के सोचने लग गए होंगे। जब आप बैठ के सोचने लगे, अब आपको शिकार नहीं करना पड़ रहा होगा। अब आपको ये संकट नहीं होगा कि शाम का खाना कहाँ से आएगा, कल सुबह का खाना कहाँ से आएगा। मतलब रात को सोएंगे तो कोई जानवर शिकार ना कर ले। मतलब एटलीस्ट आपके जीवन में उस समय मानव सभ्यता में शहर इस तरीके से बस गए होंगे कि अब शांतिपूर्ण तरीके से आदमी अगर एक दिन शिकार न भी करे, तब भी उसका खाना कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था एटलीस्ट हो गई होगी। तो उसको टाइम मिला होगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं 2 दिन शिकार नहीं भी करूं तो चल जाएगा। इतना टाइम मिला होगा, तो फिर आविष्कार पे आविष्कार, क्योंकि खाली समय में आविष्कार होते हैं। खाली समय में या फिर युद्ध के समय में आविष्कार होते हैं। युद्ध के समय में ज्यादातर आप हथियारों का ही आविष्कार करते हैं, या फिर जब शांति का समय होता है तो फिर आप मानव कल्याण की चीजें खोजते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये नंबर जो है वो धरती पर अपनी आए होंगे और जगह बनाई होगी। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है वो है रियल नंबर। सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जो उच्च स्तरीय समझ को दिखाते हैं कि हमने क्या कहा। ये रियल नंबर की बहुत खतरनाक है। आप लोग जब बीएससी में आते हैं तो आपको पूरा एक रियल नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। रियल नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर समझाते हैं कि ये नंबर समझना, ये समझना, ये समझना, ये समझना बहुत आसान है। लेकिन जब ये वाले नंबर आते हैं ना, ये खुरापाती नंबर, ये नंबर आते ही मामला बिगाड़ देते हैं। और इतना बुरी तरीके से बिगाड़ते हैं, इतना खतरनाक तरीके से बिगाड़ते हैं कि इन नंबरों को समझने की जंग आज भी जारी है। इन नंबरों को समझने की जंग आज भी जारी है। आज भी युद्ध चल रहा है कि क्यू डैश को समझा कैसे जाए, क्या है क्यू डैश। हम इसके बारे में कै खगड़े भी नहीं जानते। हम इसके कै ख गड़े भी नहीं जानते। इतना अज्ञानता हमारी है। सोच आ तो गए ये नंबर, लेकिन ये नंबर कैसे हैं, कैसे घर बना के रहते हैं, इनके घर में शादियां कैसे होती है, फंक्शन कैसे होता है, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इनकी मौसी, बुआ जी, फूफा जी, मासो जी कैसे होते हैं, इस शहर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कुछ लोगों को जरूर जानते हैं, इस शहर के कुछ लोगों को जरूर जानते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई ई, लेकिन मोटा मोटी इस शहर से हम अनजान हैं। तो बड़ी अज्ञानता है इसमें। तो अब आते हैं हमारे रियल नंबर पे। रियल नंबर को फिलहाल हम यही कहेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। जो आपके परिमेय संख्याएं हैं वो ले लीजिए, जो परिमेय संख्याएं हैं वो ले लीजिए, और जो परिमेय से बाहर है यानी अपरिमेय है वो ले लीजिए, और दोनों को मिक्स कर दो तो आपका रियल नंबर बन जाएगा। मिक्स यूनियन, ये बीच में यूनियन है, यूनियन करने का मतलब मिक्स है। तो आप जो है वो जो रैशनल नंबर है, जो परिमेय संख्याएं हैं वो सारी ले लो, फिर जो परिमेय नहीं है वो सारी ले लो, दोनों को मिला दो, और मिलाते ही आपका आर बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी नंबर हैं, या तो वो परिमेय होंगे, ना हुए तो अपरिमेय होंगे। क्योंकि जो परिमेय नहीं है,
अपरिमेय की परिभाषा देखो हमारी कितनी कमजोर है, कितनी घटिया परिभाषा है हमारी कि अपरिमेय कौन है, जो परिमेय नहीं है। यानी आप तो एक काम करो, परिमेय परिमेय पढ़ते रहो, जो नहीं समझ में आए वो अपरिमेय। परिभाषा समझिए तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हमारी जो अज्ञानता है उसका लेवल क्या है। हमारी अपरिमेय की परिभाषा क्या है कि जो परिमेय है वो देख लो, जो आपको परिमेय नहीं लगे या नहीं हो, अपरिमेय। समझ गए? तो हम कितने आउटर हैं इसके अंदर। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए जो रियल नंबर होते हैं वो इतने लगातार होते हैं, इनमें कोई बीच में गैप नहीं होता। क्यों नहीं होता गैप? उसका एक बड़ा कारण समझो कि पहले आप एक काम करो, अपरिमेय जो परिमेय संख्याएं हैं वो बना लो, डॉट 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 डॉट, ये सब हो गई परिमेय संख्याएं, हो गई। दो से ध्यान से समझना, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारे डॉट कौन है? मान लो ये सब परिमेय संख्या, जो ग्रीन डॉट है ये सब परिमेय संख्याएं हैं, सब परिमेय संख्याएं हैं। तो बीच में जो डॉट बचे हैं वो सब क्या हो गए? अपरिमेय, क्योंकि आपकी परिभाषा यही है। आपकी परिभाषा यही है कि जो परिमेय है उसको ग्रीन डॉट से बना दो, जो बच गया वो सब अपरिमेय हो गया। तो बचा हुआ सब अपरिमेय हो गया। ये लो, ये सब अपरिमेय हो गया। ये लो, तो पूरी लाइन डार्क हो गई नहीं होगी? पूरी लाइन डार्क हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप तो ग्रीन डॉट बना लो, एक काम करो, आप तो ग्रीन डॉट बना लो, बना लिए। बीच में जो ब्लैक डॉट बच जाए ग्रीन डॉट बना लो, बीच में जो ब्लैक डॉट बच जाए वो सबके सब अपरिमेय हो गए। ये लो, तो पूरी लाइन बन गई नहीं बन गई? पूरी लाइन बनी नहीं बनी? समझ रहे हैं? इसलिए रियल लाइन जो होती है वो डार्कर होती है। ये देखो, मैं इसमें यहां दोबारा बना देता हूं, ये पॉइंट ले लो, ये सब है परिमेय संख्याएं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, डॉट 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 डॉट, ये सब परिमेय संख्या, बट्टे वाली पी बटा क्यू टाइप की है, सब है। अब इनके बीच में जो और संख्याएं बच गई वो सब क्या हो गई? अपरिमेय हो गई, क्योंकि अपरिमेय की परिभाषा क्या है? जो परिमेय है वो देख लो, जो बच गया वो सब अपरिमेय, जो बच गया वो सब अपरिमेय। तो ये जो बीच में डॉट बचे हैं, खाली जगह जो बची है, ये सब क्या है? अपरिमेय अपरिमेय, बीच में जितने भी डॉट है ये सब अपरिमेय। तो इसलिए रियल लाइन कहते हैं, आप याद करो आपको क्या बोलते हैं, रियल लाइन। रियल लाइन क्यों बोलते हैं? पूरी लाइन बन जाती है। क्यों बन जाती है लाइन? आपका क्यू तो डॉट 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 बनाता है, क्यू तो जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये डॉट बनाएंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, हर नंबर एक डॉट बनाएगा। यहाँ पे हर नंबर एक डॉट बनाएगा, इसलिए बीच में खालिस्तान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में खालिस्तान क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्यू तो डॉट बना देगा, क्यू तो डॉट बना देगा, तो डॉट के बीच में जो जगह बचेगी वो सब कौन है? वो सब कौन है? हमने क्या परिभाषा कही है कि जो क्यू के बाहर जो बच गया, जो रह गया, वो सब अपरिमेय। यानी जो बीच में जितनी भी खाली जगह बची है, इनके मालिक कौन है? अपरिमेय। ये सब अपरिमेय, ये परिमेय। तो इसका मतलब दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी। इसीलिए रियल लाइन की परिभाषा देखो क्या है, गौर करो, माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत। आप बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि बोल क्यों नहीं पाओगे? दिक्कत पता क्या है? दिक्कत है अपरिमेय के साथ, क्योंकि अपरिमेय कितने हैं हम अभी तक नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं ये बहुत 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 है, ये परिमेय संख्याओं से भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बस इतना सा ही जानते हैं, और नहीं जानते। एक बहुत बड़े शहर के बारे में हम नहीं जानते। तो हमने बस ये कह दिया कि रियल नंबर कौन? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितने भी नंबर है वो सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं। सब आ गए इसमें, बट्टे बिना बट्टे, अंडरवुड, सब आ गए, जितने भी थे सब आ गए। तो क्लियर हुआ आपको रियल नंबर का आइडिया? रियल नंबर बहुत परेशान किया, मतलब मैथ्स की हिस्ट्री जब आपको बात कराऊंगा तो दिखाऊंगा, रियल नंबर ने बहुत परेशान किया। अब एक छोटा बच्चा पूछ ले, सर रियल नंबर को परिभाषित करके दो, रियल नंबर होता क्या है? तो वो कहेगा 1/2, 5/2। सर नंबर मत बताओ, रियल नंबर क्या होता है ये बताओ, है ना? फंस गया ना कोई। अगर हम स्कूल में जाके टीचर को पूछे कि रियल नंबर की परिभाषा बताओ, कि रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती क्या है ये बताओ, वो कहे 1/2, 2/3। मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछा कि रियल नंबर कौन से हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रियल नंबर कौन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रियल नंबर कौन है, तो मामला फंस जाएगा, भयंकर फंस जाएगा।
कि कितना जटिल है रियल नंबर। और रियल नंबर को परिभाषित करने के लिए दो जबरदस्त हमारे पास है। आप लोग रियल नंबर में जब जाएंगे तो एक अभिग्रहित सिस्टम आएगा जिसमें हम पूर्णता अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित, क्षेत्र अभिग्रहित, तो है ना, ऐसे कुछ अभिग्रहित जो है वो हम बनाएंगे रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए। कि रियल नंबर कोई छोटा बच्चा पूछ ले, बिल्कुल पूछ सकता है, अधिकार है। और गणित में हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमने रियल नंबर की एक परिभाषा बनाई हुई है, इतनी जबरदस्त परिभाषा है, लेकिन वो किसी छोटी क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती। वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, आपको याद हो तो रियल नंबर सिस्टम के अंदर आपके क्रम अभिग्रहित, पूर्णता अभिग्रहित, याद आ रहा है, क्षेत्र अभिग्रहित, तो इस तरीके की प्रसार अभिग्रहित, प्रसार फिर आता है क्षेत्र, फिर आता है क्रम, फिर आता है पूर्णता अभिग्रहित। इन 4 अभिग्रहितों से मिलाकर आप रियल नंबर को परिभाषित करते हैं। और उसमें एक और नाम आता है जिसका नाम है आर्कमिडियन परगुण, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये कमाल की ओर आता है जिसका नाम है डेडिकेंट कट। डेडिकेंट कट, डेडिकेंट भी जो थे, डेडिकेंट एक गणितज्ञ थे, वो भी बहुत परेशान थे। वो भी बहुत परेशान थे, वो टीचर थे, तो उनको भी एक चीज यही लगती थी कि अगर किसी दिन बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं कैसे समझाऊंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। उन्हें ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता था। तब उन्होंने एक आंसर ढूंढा, एक परफेक्ट आंसर ढूंढा, बहुत शानदार है, जिसको आगे जाके नाम पड़ गया डेडिकेंट कट। डेडिकेंट गणितज्ञ थे, क्लास में एक टीचर भी थे एज ए, तो उनको इस सवाल ने परेशान किया कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब ढूंढा, और वो जो थ्योरी है, जो रियल नंबर की परिभाषा है, वो डेडिकेंट कट के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब ये ना, क्लास में जब सवाल पूछे तो टीचर इसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। डेडिकेंट जैसा पॉजिटिव लेता है तो इतिहास में अमर हो गया। कोई नेगेटिव लेता है, बच्चे को खड़ा करके 2 थप्पड़ मार के बेइज्जती करके बिठा दो, ऐसा भी कर सकता है। तो ये हुआ हमारा रियल नंबर का हिसाब किताब। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। आगे है आपका रियल नंबर, जो हमने बताया। जो भी मैंने बताया कि रियल नंबर जो है वो लाइन होती है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्यों होते हैं, ये लाइन क्यों कहलाती है, रियल नंबर को लाइन क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है, इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है। इसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं, इस लाइन के ऊपर दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो जो परिमेय है, एक वो जो अपरिमेय है। इस पूरी लाइन पर बिंदु हर बिंदु दो में से एक है, या तो वो परिमेय है, और अगर परिमेय नहीं है तो फिर वो अपरिमेय। बस, इस लाइन पर दो ही प्रकार के लोग रहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सुनो इसे अच्छे से, कि इस लाइन पे दो ही प्रकार के, जैसे यहां देख सकते हो, मैंने इसको कलर कर दिया, पिंक कलर कर दिया। पिंक जो है वो परिमेय संख्याएं हैं, जो पिंक कलर में है वो परिमेय संख्याएं हैं, और जो व्हाइट कलर में है, जो व्हाइट में बच गई, वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो पिंक वाली है, और जो व्हाइट वाले हैं, ये है आपका क्यू डैश। अब एक चीज तो समझ में आ रही होगी, जो मैंने बनाया, आपको लग रहा होगा कि पिंक कम है, मैंने कोई बेईमानी कर दी, पिंक कम बनाए हैं, व्हाइट ज्यादा बनाए। तो जवाब है, मैंने गलत नहीं बनाया। ये जो व्हाइट कलर के हैं, मतलब जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याओं से बहुत ज्यादा होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। क्यू इसके आसपास है ही नहीं, क्यू इसके आसपास है ही नहीं। मतलब क्यू डैश के पास इतना ज्यादा अवयव है, इतने ज्यादा अवयव है, कि अगर मैंने ये बनाया ना तो ये गलत नहीं बनाया। क्यू बहुत कम है, क्यू डैश बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसे अभी आगे देखें, अकाउंटेबिलिटी का नाम से टॉपिक आएगा, तब दिखाएंगे। ये जो बंदे हैं, ये फर्स्ट टाइप की इंफिनिटी है, ये भी अनंत है, बिल्कुल। जो क्यू है, अपरिमेय संख्याएं अनंत होती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है।
अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं जो होती है वो अनंत होती है, अगर आप बनाएंगे तो अनंत तक चलती रहेंगी। अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। क्यू डैश में भी अनंत होते हैं, लेकिन सेकंड टाइप की इंफिनिटी होती है, सेकंड टाइप ऑफ इंफिनिटी। और सेकंड टाइप ऑफ इंफिनिटी इज मोर लार्जर देन फर्स्ट टाइप ऑफ इंफिनिटी। अनंत यहां पे भी है, अनंत यहां पे भी है, दोनों ही अनंत है, दोनों ही अनंत है। लेकिन ये जो अनंत है, ये इस अनंत का भी बहुत बड़ा रूप है, बहुत बहुत बड़ा रूप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे समझ लो, अगर इसमें जो है उनकी संख्या आप n बोलो, अगर यहां n बोलोगे तो यहां 2 की पावर n होंगे। अगर यहाँ पे n अवयव है, क्यू में n अवयव, क्यू में मान लो 5 अवयव है, अगर यहां 5 है तो वहां 2 की पावर 5 है। अगर यहां 5 है तो वहां 2 की पावर 5 मतलब 32 होंगे। यहाँ पे अगर 10 हुए तो सोचो वहां 2 की पावर 10 होंगे, 2 की पावर 10 यानी 1024। यहाँ 10 होंगे तो यहाँ 1024 होगी। ये डिफरेंस आपको इतना बड़ा लगेगा, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा। 100 पे लेके जाओ, 100 पे देखो, जब आपके क्यू पॉइंट 100 होंगे, ये 2 की पावर 100 होगा। और 2 की पावर 100 सोच सकते हो कितना आएगा? 2 की पावर 100 लगभग होगा 10 की पावर 30, 10 की पावर 30 पॉइंट होंगे। और ये नंबर सोचो जब बढ़ता जाएगा तो दोनों इन्फिनिटी में कितना बड़ा अंतर हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात का टॉपिक है, वैसे सिर्फ एक आइडिया समझाने के लिए। कई लोगों को लगे कि क्यूब डैश में कुछ नहीं होता, क्यू डैश मतलब जो अपरिमेय संख्या है वो तो बेचारी थोड़ी सी होती है। एक तो अंडर रूट 2 होता है, एक अंडर रूट 3 होता है, एक अंडर रूट 7 होता है, और एक पाई होता है, एक ई होता है, बस 5 ही होते हैं। तो ये गलत फहमी है ना, हम जानते कम है, बस यही गलत फहमी है। क्यू डैश में तो बहुत होता है, आप जितना इसे जानते हैं उससे ज्यादा इसमें होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो सघनता है, इसकी जो डेंसिटी है, सघनता इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी एक नंबर के बाद दूसरे नंबर को नहीं बोल सकते। सघनता, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है रियल नंबर की कि आप एक नंबर के बाद अगले नंबर को नहीं बोल पाएंगे। किसी भी एक नंबर के बाद अगले नंबर को आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे ये मान लो 0 है, तो मैं पूछूं 0 के बाद का नंबर क्या आएगा? 0 के जस्ट बाद का नंबर क्या है? इतनी ज्यादा सघनता है इसमें। सघनता का मतलब इतने लोग बसे पड़े हैं यहाँ पे, इतने ज्यादा लोग हैं कि आप 0 के बाद वाले व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते कि 0 के जस्ट बाद में कौन आएगा। अगर ट्राई करके देखो तो कर सकते हो आप लोग। 0 के बाद वाले बंदे का नाम बोल दो तो आप नहीं बोल सकते। 0.1 नहीं, एक और है 0.01, उससे भी पहले एक और है 0.001, उससे भी पहले एक और है 0.301, उससे भी पहले एक और है 0.401, उससे भी पहले एक और है 0.501। यानी बिंदु इस 0 के जस्ट बाद में भी बहुत है, बहुत है। एग्जैक्टली अगला कौन है ये बता पाना नामुमकिन है। तो अब क्या करें? अब हमने इसके लिए एक तरीका अपनाया जिसको कहते हैं इंटरवल, अंतराल, अंतराल, इंटरवल, इंटरवल। इंटरवल क्या होता है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप ये काम करो, जहां से शुरू करना है वो बता दो, जहां खत्म करना है वो बता दो, बाकी बंदे पे छोड़ दो, भाई समझ ले। बोल के नहीं बताया जा सकता, बोल के नहीं बताया जा सकता। समझदार है समझ जा, और नहीं समझदार है तो पिछली कक्षाओं में जा, वापस रिटर्न जा, वहां जाके पढ़ के फिर वापस आ। जब समझदार हो जाए तब आ जाना। तो हम क्या करते हैं इसमें इस तरीके से, 0 से लेकर 1 तक। अब वो अपने आप समझ जाओ कि 0 के बाद, 0 के बाद से लेकर 1 से पहले पहले जो भी है वो सब आ गया, सब आ गया। क्योंकि मैं बोल नहीं सकता कि कौन कौन आया है, क्योंकि इतनी संख्याएं बोली ही नहीं जा सकती। तो इससे बेहतर तरीका निकाला कि आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बता दो, और फिर बंदे की समझदारी का इस्तेमाल करो कि भाई सोच ले
क्या ये चीज अजीब लगती है आपको कि इंटरवल में यूज करते हैं? ये तो आप अपने जीवन में भी यूज करते हैं। जब आप स्कूलों में जाते थे तो स्कूलों में दीपावली की छुट्टी होती थी या कोई और छुट्टी होती थी तो हमें कहा जाता था, या गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हमें कहा जाता था कि 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक छुट्टी है। ये चीज तो हमारे उस समय भी काम में ली गई है। 2 से लेकर 15 तक छुट्टी है। ये चीज स्कूलों में भी काम में ली जाती थी। फिर स्कूल वाले हमें ये थोड़ी बताते थे कि 2 तारीख को सुबह 7:01 की भी छुट्टी है, 2 तारीख को सुबह 7:02 की भी छुट्टी है, 2 तारीख को सुबह 7:03 की भी छुट्टी है। नहीं बताते थे ना। क्या वो बता सकते थे? अगर वो बताते तो 15 तारीख वहीं हो जाती। अगर वो ये सब बताते, किस किस दिन की छुट्टी है, कब कब की छुट्टी है, किस किस सेकंड की छुट्टी है, अगर वो सब बताते तो 15 तारीख तक बच्चे स्कूल में ही रहते, छुट्टियां वहीं खत्म हो जाती। तो आइडिया समझ में आया कि यहाँ पे आपको बच्चों, इसका मतलब है जब वो छोटे बच्चे इतने समझदार होते हैं, समझ जाते हैं कि 2 से 15 का मतलब है अब 2 से 15 तक स्कूल का मुंह ही नहीं देखना। 2 से 15 तक किसी भी सेकंड आके स्कूल का मुंह नहीं देखना। ये 2 से 15 है। कंफ्यूजन होता था, एक कंफ्यूजन जरूर होता है, वो है किनारों पे। बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन किनारों पे होता था कि छुट्टियां 2 से शुरू है या 2 को आना है, 2 से छुट्टियां शुरू है या 2 को आना है। ऐसे ही 15 को छुट्टियां, 15 को छुट्टी है या 15 को आना है। तो किनारे पे हल्के से डाउट होता है, बीच में कोई डाउट नहीं है। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख का कोई डाउट नहीं है। डाउट है 2 का, 2 को आना है या छुट्टी है, या 15 को आना है या 15 को छुट्टी है। किनारों पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था। तो यहाँ पे भी हम 2 प्रकार के इंटरवल बनाएंगे। एक तो जब किनारे वाले दिनों की छुट्टियां होंगी, एक जब किनारे वाले दिनों पे आना होगा, बीच में छुट्टियां होंगी। तो इस प्रकार आपके 2 अंतराल तैयार हो जाते हैं। एक अंतराल का नाम है विवर्त अंतराल, दूसरे अंतराल का नाम है संवर्त अंतराल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपके किनारे शामिल नहीं होते। जैसे लेके 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक है। तो मैं भी स्कूल से ही आया हुआ हूं। देखा स्लो होने का क्या फायदा होता है? जब आप स्लो होते हैं तो आपके स्कूल की एक एक बात जो है वो अच्छे से समझ में आती है। अब वो कई जन कह रहे हैं हाँ सर ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो स्लो होने का फायदा समझ में आता है क्या? जब आप स्लो होते हैं तो आप जीवन के हर चीज को समझते हैं कि क्या चल रहा है। जब आप स्लो होते हैं ना, जब स्लो होते हैं, धीमे होते हैं, तो आप हर चीज में गहराई देखते हैं कि क्या गहराई है। और टीचिंग प्रोफेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो एज ए टीचर होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि वो चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करे और उसको अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट करे, क्योंकि बच्चे को समझाना भी तो पड़ता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि किनारे क्यों जरूरी है? तो ये हो गए। तो विवर्त में आप किनारे नहीं लेते, किनारे छोड़ के चलते हैं। संवर्त में आप किनारे लेते हैं। और इसके बाद में एक हो सकता है आधा आधा, मतलब 2 को आना है, 15 को छुट्टी है, या 2 को छुट्टी है, 15 को आना है। तो आधे आधे कर देते हैं। अर्ध अंतराल, अर्ध अंतराल। अर्ध अंतराल में होता है 2 की, 2 को छुट्टी नहीं है, 2 शामिल नहीं है, लेकिन 6 शामिल है। 2 शामिल नहीं है परंतु 6 शामिल है। या फिर ये 2 को छुट्टी है परंतु 6 को नहीं है। तो ये आधे आधे अंतराल हो गए। तो बड़ा लगा है मतलब शामिल है, बड़ा छोटा लगा है मतलब छोटे वाला ब्रैकेट लगा है मतलब वो शामिल नहीं है। अच्छा, इसका जो मतलब है समुच्चय में वो ये होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं बड़ा अंतराल ए से बी तक, ये कुछ और नहीं है। इंटरवल पे कंफ्यूज मत होना, इंटरवल कुछ और नहीं, समुच्चय का ही नाम है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक एक करके लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें सघनता इतनी ज्यादा है, इनमें डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि एक एक करके नहीं लिखा जा सकता। तो जब नहीं लिखा जा सकता तो फिर कुछ और तरीके से लिखेंगे। ऑब्वियसली बात है, बैठे थोड़ी रहेंगे, कुछ तो करेंगे ही। तो हमने इंटरवल बनाए, अंतराल बनाए, जो कि समुच्चय का ही नाम है, वो समुच्चय ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। क्या है ये? क्या है? समुच्चय है। किसका समुच्चय है? रियल नंबरों का समुच्चय है। कौन से रियल नंबरों का समुच्चय है? उन रियल नंबरों का समुच्चय है जो ए से बड़े और बराबर, बी से छोटे और बराबर है।
ये क्या है? ये समुच्चय है। किसका समुच्चय है? रियल नंबर का। कौन रियल नंबर? जो ए से बी के बीच में है तथा ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। तो छोटे में क्या होगा? ये रियल नंबरों का समुच्चय है। वो रियल नंबर जो ए से बी के बीच में है परंतु ए और बी शामिल नहीं है। ए और बी शामिल, ठीक है ना? सही है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इन अंतरालों को समुच्चय के रूप में लिखिए। ये जो अंतराल है इनको समुच्चयों के रूप में लिखना है। तो पहला है छोटा अंतराल है। छोटा अंतराल है, दोनों तरफ छोटा है, दोनों तरफ छोटा है। इसका मतलब किनारे शामिल नहीं है। बीच वाले तो हमेशा ही शामिल है, बीच वालों में कोई शंका नहीं है। सारे रियल नंबर, सारे नहीं, सारों में भी, यहाँ पे सारे का मतलब क्या है? -2 से बड़े और 1 से छोटे, है ना? देखा कमाल, देखा हमने कह दिया सभी, फिर सभी की परिभाषा बता दी। पहले सभी बोलकर फिर सभी की परिभाषा बता दी। सभी का मतलब मैं और मेरा परिवार। बेटर है, ये बेटर है, ये सही भी है। गलत क्या है इसमें अंदर? सभी का मतलब पूरी दुनिया थोड़ी होती है यार। सभी में पूरी दुनिया थोड़ी आ जाएगी, बर्बाद हो गया ऐसे तो। सबका खाना बना लिया, अच्छा पूरी दुनिया का थोड़ी बना लोगे। सबका बना लिया मतलब यहाँ सबको पहले परिभाषित करना होता है। सबका मतलब वो अपने आप समझ जाता है सामना जिसको बोलते हो आप, सबका खाना बना लिया। वो ये नहीं सोचता अच्छा इंग्लैंड से तो कोई आया ही नहीं, अमेरिका वाले कब तक पहुंचेंगे। तो सभी, ये देखो, ऐसे मत सोचना कि हाँ पूरा रियल नंबर ले लिया ना। रियल नंबर लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, लेकिन उस पर भी शर्त ये है कि -2 से लेकर +1 तक वाले ही लेने हैं। अगला, ये आपका दोनों तरफ बड़ा इंटरवल आ गया, 39 से लेकर 42 तक। बड़ा है, दोनों तरफ बड़ा है। तो इस बार किनारे भी शामिल है। वो सारे रियल नंबर 39 भी शामिल है, 42 भी शामिल है, बीच वाले भी शामिल है। इस केस में आपका एक तरफ छोटा है, एक तरफ बड़ा है। फिर इसका, इसमें आगे बड़ा है पीछे छोटा है। इसका मतलब है कि आगे वाला शामिल होगा, पीछे वाला नहीं होगा। ठीक है। अगला, इन्हें अंतराल के रूप में लिखिए। ये समुच्चय के रूप में दिए गए हैं, इन्हें अंतराल के रूप में लिखिए। ये जो मनीष पूछ रहा है कि किस में ज्यादा एलिमेंट है, किस में कम एलिमेंट है। मनीष कह रहा है कि ये जो इंटरवल है, इनमें से कौन से इंटरवल में ज्यादा एलिमेंट है और कौन से में कम है ना? तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये,
ये इसको कहते हैं कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। कॉन्टिनम हाइपोथेसिस जो है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। वो कहती है कि अनंत अवयव दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रकार के अनंत, एक द्वितीय प्रकार के अनंत। दो प्रकार के अनंत अवयव होते हैं, दो प्रकार के अनंत अवयव होते हैं। यहाँ पे भी अनंत अवयव है, यहाँ पे भी अनंत अवयव है, यहाँ पे भी है। तो अनंत अवयव दो प्रकार के होते हैं, सिर्फ दो ही प्रकार के अनंत अवयव होते हैं, प्रथम प्रकार के अनंत अवयव और द्वितीय प्रकार के अनंत अवयव। और द्वितीय प्रकार के अनंत अवयव, ये जो द्वितीय प्रकार का अनंत है वो प्रथम प्रकार से बड़ा है। द्वितीय प्रकार का अनंत प्रथम प्रकार के अनंत से बड़ा है, नंबर एक। ठीक है। नंबर दो कि प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार के अनंत के अलावा कोई तीसरे प्रकार का अनंत नहीं है। अगर कोई समुच्चय अनंत है, कोई समुच्चय के पास अनंत अवयव है, तो या तो वो प्रथम प्रकार का अनंत है और या फिर वो द्वितीय प्रकार का अनंत है। इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार का अनंत नहीं होता। इसी थ्योरम नहीं है ये भी, क्योंकि अभी इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया। इसे कहते हैं कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है, कल्पना है, क्योंकि जो थ्योरी आई है उससे ही आया हुआ है। लेकिन अभी तक कोई इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है कि दो ही प्रकार के अनंत होते हैं, दो प्रकार से बाहर तीसरे प्रकार का अनंत नहीं होता। तो इसमें कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। ये तभी तो मजा आ रहा है ना, आ रहा है ना मजा, स्वाद आ रहा है ना। ये गणित में स्वाद है। चलो इतना एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को ऐसे सवाल पूछते हो तो स्वाद तो आता है आपको, मजा आ रहा है ना। गणित कमाल है यार, गणित कमाल है। पहली बात तो ये आपको समझा दूं कि ये इंटरवल जो है ना, ये इंटरवल इन सब में बराबर अवयव है। अगर आपका एक इंटरवल एक से लेकर दो तक है और एक इंटरवल एक से लेकर तीन तक है, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। इसमें भी उतने ही अवयव हैं जितना इसमें है, दोनों में बराबर अवयव है। बिंदुओं की संख्या दोनों में बराबर है, इसमें उतने ही बिंदु हैं जितने इसमें है। अब आप ये सोचो कि ये तो छोटा है, ये बड़ा है, बिल्कुल ये छोटा है। हाँ, लंबाई के हिसाब से पूछ रहे हो तो ये छोटा है। जो आप बोल रहे हो ना छोटा बड़ा, वो इसलिए है कि लंबाई के हिसाब से बात कर रहे हो। हाँ, लंबाई इसकी कम है, एक से दो तक ही है तो लंबाई इसकी एक हुई। ये एक से तीन तक है, इसकी लंबाई दो हुई, तो इसकी लंबाई एक है, इसकी लंबाई दो है। ठीक है ना। लंबाई में फर्क है, लंबाई के आधार पे बात मत करो, लंबाई से फर्क नहीं पड़ता। बिंदुओं की संख्या लंबाई से बदलती नहीं है। लंबाई बड़ी होने से ऐसा नहीं कि ज्यादा बिंदु आ जाएंगे, लंबाई छोटी होने से कम बिंदु आ जाएंगे, नहीं। तो ये है, इन सब में ये जितने भी है ना, जितने भी इंटरवल चाहे कोई सा भी हो, हर इंटरवल में बराबर एलिमेंट होते हैं। चाहे लंबाई में वो बड़ा हो, चाहे वो लंबाई में छोटा हो। आपको अजीब लगेगा कि इस इंटरवल में उतने ही अवयव है जितने पूरे रियल नंबर में। पूरे रियल नंबर में, पूरे रियल नंबर में जितने एलिमेंट है, जितने बिंदु हैं, उतने ही बिंदु इस छोटे से इंटरवल में है। इस छोटे से इंटरवल में। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे एक मुझे इसका याद आता है, फेनीमैन का एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि हम जो हैं, हम जो हैं वो यूनिवर्स ऑफ एटम है। एक इंसान जो होता है वो यूनिवर्स ऑफ एटम है। बहुत सारे एटम है हमारे अंदर, भरे पड़े हैं एटम, और एटम्स का हम यूनिवर्स है। अपने आप में अगर एक इंसान को कभी समा विकसित हो जाए दुनिया और हम अपने आप को देख पाए, तो हम देखेंगे कि बहुत बहुत सारे एटम हैं जो हमें बना रहे हैं, यानी एक पूरा यूनिवर्स है हम एटम्स का। और अगर उल्टा देखें, उल्टा देखें तो पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए हम एक एटम है। पूरे यूनिवर्स के लिए हम एक एटम है। पूरे यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसके लिए आप जस्ट एक एटम है। और आप अपने आप में एक यूनिवर्स है। आप एटम्स के लिए आप एक यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के लिए आप खुद एक एटम है। इसकी साइज का समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा साइज इस ब्रह्मांड का है। इस ब्रह्मांड का साइज क्या होगा, किस एटम्स के लिए हम यूनिवर्स है और पूरे यूनिवर्स के लिए हम एटम है। तो अद्भुत है, कमाल है, गणित शानदार है।
हो गया क्या ये वाला? चलो, गजब तो है ही, गणित है तो कमाल ही है। 0 से लेकर 5 तक। इसमें 5 शामिल नहीं है तो 5 पे छोटा लगा दो, 0 पे बड़ा लगा दो, 5 पे छोटा लगा दो, 0 पे बड़ा, 5 पे छोटा। यहाँ पे आप दोनों तरफ छोटा लगा दो, दोनों तरफ छोटा लगा दो, -2 पे भी, -2 पर और -1 पर, क्योंकि -2 और -1 शामिल नहीं है, दोनों तरफ छोटा, बराबर का चिन्ह नहीं आया इसलिए छोटा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक का मतलब होता है कि जो भी विचारधीन समुच्चय है, विचारधीन शब्द जो है, सेट थ्योरी बहुत गहरी है, अपने आप को लिमिट करना होता है, हमें रोकना होता है कि नहीं ठीक है हम एक बार 12th तक की बात करेंगे, इसलिए हम अपने आप को रोक लेते हैं। इसीलिए तो आप सेट थ्योरी देखेंगे 12th में पढ़ाई जा रही है, 11th में भी पढ़ाई जाती है, 11th में समुच्चय पढ़ाते हैं, 12th में आपको रिलेशन पढ़ाते हैं, फिर कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है, एमएससी में पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि वो एक बार में खत्म नहीं हो सकती, एक बार में नहीं हो सकती, थोड़ा 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 करके आपको कई हिस्सों में वो समझाया जाता है। और फिर भी क्या लगता है कि एमएससी में पूरी हो जाती है? नहीं, पूरी नहीं होती, तभी भी वो ओपन रहती है। जैसे एक बार मैंने जेडएफसी बताया था, है ना, याद है? जेमेलो, फ्रैंकलिन, सी करके था, चॉइस ऑफ एग्जाम था, तो वो थ्योरी जो है वो आपके एमएससी के भी बाद आती है। चलो एक बार इसी पे आ जाते हैं, सात्विक समुच्चय का मतलब क्या है? सात्विक समुच्चय का मतलब है जो भी विचारधीन समुच्चय है। ये विचारधीन का मतलब क्या है? जो भी आपके सवाल ने जो समुच्चय दिए हैं, आपके सवाल ने जो जो समुच्चय दिए हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, जो भी समुच्चय विचारधीन है, विचारधीन वर्ड समझना, विचारधीन का मतलब है, विचारधीन का मतलब है जो भी सवाल ने दिए हैं उन सारे समुच्चयों से बड़ा समुच्चय, इन सब का बड़ा समुच्चय, इन सब का अधिसमुच्चय, ऐसा लगे कि सब इसी से बने हुए हैं, ऐसा लगे सब इसी से बने हुए हैं, ए बी सी डी सब ऐसा लगे कि यू से ही बने हुए हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय कोई एक नहीं होता, इकलौता नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मत सोचना कि यूनिक वाली बात है, यूनिक वाली कोई बात नहीं है। बस आपको इन 4 या 5 या 6 जितने भी समुच्चय आपको दिए गए हैं, उन सारे समुच्चयों का बड़ा समुच्चय होना चाहिए। बड़ा कितना? जितना चाहे, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है, जितना बड़ा बना लेना। बस एक शर्त पूरी करनी है आपको कि सबके सब समुच्चय उससे बने हुए होने चाहिए, सारे समुच्चय उसके उप समुच्चय होने चाहिए, वो सबका बड़ा समुच्चय होना चाहिए, बस वो सबका बड़ा भाई होना चाहिए, इतनी बात है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए ए में मान लो 1 और 2 है, बी में मान लो 2 3 4 है, और सी में 5 और 6 है। अब आपको इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो बस इनमें जो अवयव है उससे बड़ा बना दो, इनसे बड़ा कुछ भी बना दो, चाहे जितना बड़ा बना देना फ्री हो, वो यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो डालना अनिवार्य है, क्योंकि ये नहीं डालूंगा तो कोई ना कोई सेट चूक जाएगा, तो ये डालने तो जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक डालना जरूरी है। अब इसके बाद में आप जितना नहीं भी बनाना चाहो बंद कर दो, कोई बात नहीं, या और बड़ा बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो बहुत सारे सात्विक समुच्चय बनाए जा सकते हैं, बस, है ना? ये मत सोचना कि इकलौता होता है, इकलौता इकलौता कुछ नहीं होता, बस आपको बड़ा बनाना है। मैं तो पूछू 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है, 2, चलता ही जाएगा। अधि का मतलब होता है अधिक, अधि शब्द जो होता है वो अधि होता है, अधिक, है ना? आपने सुपरमैन का नाम सुना है?
सुपरमैन। तो सुपरमैन को अगर हम हिंदी में बोलें तो हम बोलेंगे अधिपुरुष। अधिपुरुष, क्योंकि वो बाकी पुरुषों से थोड़ा ज्यादा पुरुष है, वो बाकी पुरुषों से थोड़ा अधिक पुरुष है, तो अधिपुरुष हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो नॉर्मली जो अंडरवियर है वो बाहर पहनता है, बाकी इंसान अंदर पहनते हैं। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान अंडरवियर बाहर नहीं पहन सकता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन है, कोई मैन बड़ा होगा, कोई अधिक पुरुष होगा, वही ऐसा कर सकता है, वरना आप बाहर कैसे पहन सकते हैं? वरना आप अंडरवियर बाहर कैसे पहन सकते हैं? पैंट के ऊपर अंडरवियर कैसे पहन सकते हैं? तो अधिक पुरुष क्यों हो गया? क्योंकि वो पैंट के बाहर अंडरवियर पहनता है, बाकी सब अंदर पहनते हैं। तो इसलिए शक्ति है उसके अंदर, इतनी क्षमता है कि वो बाहर पहन के घूम भी रहा है, दुनिया भी बचा रहा है, लोगों को बचा रहा है, सबकी जानें बचा रहा है, और बाहर पहन के बचा रहा है। तो अधिपुरुष हो गया, नहीं हो गया? वो सुपरमैन है। क्या कंसेप्ट लेके है ना, बाहर पहनाने वाला, अंदर भी पहना सकते थे। चलो ठीक है, याद रखना। इसीलिए इसको हिंदी में सुपर सेट कहते हैं, बड़े सेट को इंग्लिश में सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट, बड़ा समुच्चय। तो आज आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ये क्वेश्चन था, इनके सात्विक समुच्चय बताइए, इनके बड़े समुच्चय बताइए। हाँ वही है ना, अगर अंदर पहनेगा तो लोग फिर पुरुष ही मानेंगे, फिर अधिपुरुष नहीं मानेंगे, तो बेचारे को अधिपुरुष बनने के लिए ये करना ही पड़ेगा, है ना? अगर अंदर पहनता तो अधिपुरुष तो कहलाता थोड़ी, फिर कौन कहता अधिपुरुष? तो सब यही कहते हैं भाई मैन है, फिर वो सुपरमैन बनना चाहता है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा उसको, तो सबसे अलग यही करवाया, उसको बाहर पहना के थोड़ा अलग बना दिया। ये रहा, इनसे बड़े सात्विक समुच्चय बनाओ, तो बस इनसे बड़ा बना दो, जितना बड़ा आपकी इच्छा है वो आपकी मर्जी है, एटलीस्ट इतना तो बना दो बस, उसके बाद और हो, इच्छा हो तो बना लेना। 0 1 2, इन सेट के जो एलिमेंट है वो तो डाल दो, वो कहीं रह ना आ जाए। तो 3 5 और 6 हो गया। अब इसके बाद में जगह छोड़ दूं थोड़ी सी, ये लो, ये आपके लिए जगह खाली है, और डालना चाहो तो डाल लेना। हाँ, अब जैसे इसमें देख लो, इसी में है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? राजस्थान के निवासी, भारत के निवासी, विश्व के निवासी। राजस्थान का एक निवासी है। हाँ बिल्कुल, इंटरवल भी बना सकते हैं। तो ये आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समुच्चय की संक्रिया। समुच्चयों में हम क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों को, दो समुच्चय को हम कैसे कैसे हल कर सकते हैं? दो समुच्चय अगर हमें दिए गए हों तो दो समुच्चयों पे हम क्या क्या कर सकते हैं? उसमें एक आता है कि हम यूनियन कर सकते हैं, संघ कर सकते हैं, सम्मिलन, संघ, सम्मिलन या यूनियन। दोनों समुच्चयों को मिलाकर एक बना सकते हैं।
दोनों में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जो कॉमन है वो निकाल सकते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय को एज ए लिस्ट मानो, दो लिस्ट पड़ी है आपके पास, दो लिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, दो लिस्ट है, यू मानिए आपको दो लिस्ट दे दी, समुच्चय क्या है, लिस्ट ही तो है, नाम लिखे पड़े, दो लिस्ट है, दो लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, जोड़ गुणा तो नहीं कर सकते, दो लिस्टों की गुणा तो नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो, दोनों लिस्ट को मिला के एक लिस्ट बना दो, या दो लिस्ट में जो कॉमन नाम है वो ढूंढ लो, या फिर इस लिस्ट में कोई नाम कॉमन है तो वो कट कर दो उसमें से। ये दो चार चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, तो दोनों लिस्ट को मिलाकर एक कॉमन लिस्ट बना सकते हो, दोनों नाम को लेके एक लिस्ट में डाल दिए, या ये कर सकते हो दोनों में जो मिलते जुलते नाम है उनकी लिस्ट बना सकते हो, या ये कर सकते हो कि ए लिस्ट के अंदर अगर कोई बी लिस्ट का नाम आ गया है तो उसको कट कर सकते हो, ए लिस्ट के अंदर कोई बी लिस्ट का नाम आ गया है तो कट कर दो कि बी वाला नाम यहाँ कैसे आ गया, वो कट कर दो। तो समझा, तो वैलिड है, वैलिड है, एकदम सही है, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि एकदम क्यों बनाई गई है तीन संक्रियाएं, क्या कर सकते हो सोचो, दो लिस्ट आपके पास है, दो लिस्ट में क्या हो सकता है, दोनों लिस्ट को मिला के एक लिस्ट बना दो, एक नई लिस्ट लो, पहले ए वाले नाम लिख लो, फिर बी वाले नाम लिख लो, एक सिंगल लिस्ट बना दो, दो लिस्ट क्यों रखे, एक बना लेते हैं। या फिर ये देखो भाई इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, उनकी लिस्ट बना लो। या फिर ये हो सकता है कि भाई ए लिस्ट में जो बी वाले नाम आ गए हैं उनको हटा दो, उनको काट दो, बस। तो ये तीन चीजें हैं। तो ए यूनियन बी में तो आप क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके एक लिस्ट तैयार कर देंगे, इंटरसेक्शन में आप जो कॉमन होंगे वो निकाल लेंगे, और ए माइनस बी में जो ए में बी वाले कुछ भी मिलता जुलता है उनको हटा देंगे, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, यहां पे आप कॉमन निकालेंगे, मिलते जुलते जो हैं उन्हें कॉमन निकालेंगे, यहां ए में से बी को हटा देंगे, ये काम यहाँ पे करेंगे आप। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जिससे बात समझ में आ जाए कि क्या करना है। ये रहा आपका, मान लो ए समुच्चय जिसमें 1 2 3 4 है, बी कोई समुच्चय है जिसमें 3 4 5 6 है। अब इसमें क्या होगा, एक होगा आप दोनों को मिला के एक सिंगल लिस्ट बना लेंगे, सिंगल बना लेंगे तो दोनों को मिला के एक में लिख लेंगे, ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, किसी चीज को दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो हर चीज को एक बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। दूसरा हो गया, दोनों में कॉमन निकाल लो, दोनों लिस्ट में क्या कॉमन है, कॉमन निकालोगे तो 3 और 4 कॉमन आ जाएगा, ए में से बी को निकाल दो तो ए में से बी माइनस हो जाएगा, तो जो ए और बी में मिलते जुलते अवयव है वो हट जाएंगे, ए में से बी को निकाल दो, ए में बी का 3 है वो निकल जाएगा, ए में बी का 4 है वो निकल जाएगा, तो ए में जो बच जाएगा वो लिखना है, जो ए में बच जाएगा वो लिखना है, जो ए में बच जाएगा वो लिखना है। ए में से बी निकालने का मतलब है कोई भी अवयव जो बी का है और वो ए में भी रह रहा है तो उसको निकाल दो, है ना, समझ रहे बातों को। ए माइनस बी होता है कि मान लो ये अमेरिकन की लिस्ट है, ये इंडिया की लिस्ट है, कुछ इंडिया वाले अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, जाओ, अमेरिका वाले को थोड़ी निकालेगा, अमेरिका वाले को थोड़ी निकालेगा, उन लोगों को निकालेगा जो दोनों देशों में है, जो गया, अमेरिका वालों को निकाल के कहाँ निकालेगा, और भारतीय को निकाल के कहाँ भेजेगा, तो भारत में रखेगा, अमेरिका अमेरिका में रखेगा, तो निकालेगा किसको, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन है मतलब किसी और देश के हैं वो, तो उनको डिपोर्ट कर देगा, तो निकाल दिए। अब खाली उस देश के जो मूल निवासी है वो बच गए, ए के मूल निवासी 1 और 2 बच गए, और अगर बी माइनस के करते
प्रतिक्रिया में मोदी जी आ गए, मोदी जी ने अमेरिकन को निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने 3-4 निकल गया, अब खाली इंडियन इंडियन बच गए 5-6। वैसे इंडिया में से अमेरिकन निकालने की जरूरत क्या है, होंगे तो निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कई बार आता है कि भाई दुनिया भर में मोदी जी ने जो है वो भारत का डंका बजा दिए, भारत का डंका जो है वो पूरी दुनिया में बजता है, पूरी दुनिया में लोग भारत भारत की जय हो, भारत की जय हो के नारे लगाते हैं। अब भाई वैसे तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे कुछ थोड़ा सा दिमागधारी जो लोग होते हैं वो तो हल्का सा परेशान हो जाते हैं कि भाई पता कैसे चला कि दुनिया में डंका बज रहा है, और डंका बज रहा है तो उनके पास कोई काम नहीं है, बैठे बैठे डंका बजा रहे हैं। और डंका बज रहा है तो कैसे बज रहा होगा, किस टाइप का डंका बज रहा होगा, छत पे चढ़ के बजा रहे होंगे या सड़कों पे बजा रहे होंगे। सड़कों पे बजा रहे होंगे तो उनका घर कैसे चलता होगा, उन लोगों का घर कैसे चल रहा होगा, वो डंका बजा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, भारत की एक एवरेज इनकम जो है वो 2200 से $2500 है। आज अगर हम वहां से जाके रशिया की बात करें, रशिया की जो अभी इतनी बुरी स्थिति में है, वहां पे भी कम से कम 12,500 $12,500 के आसपास उनकी इनकम है, एवरेज इनकम है। यानी वो हमसे 6 गुना या 7 गुना है। अमेरिकन तो हमसे पता नहीं कितने गुना होंगे। और दूसरा बात, कोई भी देश क्या हमें याद करेगा इस तरीके से, एक 250, मतलब वहाँ शूज आते हैं इतने में, जहाँ यहाँ जो एवरेज सैलरी है ना उतने में वहाँ पे शूज आते हैं। और फिर हम कह रहे हैं डंका बज रहा है। अभी कैसे डंका बज रहा है वो समझ में नहीं आता, कौन से टाइप का डंका बज रहा है ना। फिर कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं हो सकता अभी पता नहीं हो, ज्यादा जानकारी नहीं रखता, बाहर नहीं जाता, अमेरिका तो गया ही नहीं हूँ, और इंग्लैंड इंग्लैंड भी नहीं गया, पता नहीं कैसे डंका बजता होगा, शायद बजता होगा, लोग गए होंगे डंका बजाने। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको प्रूफ करना है कि दोनों साइड से ये सही है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें। एक दो चार, ए और बी को मिला दिया तो 1 2 3 4, बी को मिला दिया 5 6 7, इंटरसेक्शन। फिर ए और सी को मिक्स कर दो, ए और सी मिलाने पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों में कॉमन निकालने पर हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ जो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो, पहले ए लिख लो, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन निकालोगे 4, दोनों में कॉमन निकालोगे तो 4 5 6 7, ये आ गया, दोनों को मिलाने पर हो गया
1 2 3 4 5 6 और 7, देख सकते हो कि ये बराबर है, LHS बराबर है RHS। अगला सवाल। वैसे ये भी सही है हम कि भाई बहस करनी भी नहीं चाहिए, बहस करनी भी नहीं चाहिए, और खासकर जो एकदम फुली सपोर्टर होते हैं, जो कटर्स होते हैं, मतलब एकदम भयंकर सुनना ही नहीं चाहते, उन लोगों से बहस करनी भी नहीं चाहिए, बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ का कुछ भी ले आते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भी ठीक है, मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए जो हमसे नीचे इकोनॉमिकल पावर में जो नीचे है, जैसे कोई देश है, आज हम $2500 कमाते हैं, और हमसे कोई कोई देश ऐसे है, जैसे नाइजीरिया देश ऐसा है, चाड है, मेगाडास्कर है, ऐसे जैसे देश है, ये जो बहुत गरीब देश है, अगर इनकी बात हम करें तो इनके देशों में हम कितना इंटरेस्ट लेते होंगे, आप नाइजीरिया में कितना इंटरेस्ट लेते होंगे, कितनी खबर आप नाइजीरिया की पढ़ते होंगे, है ना, सुडान की कितनी खबरें आप पढ़ते हैं, नॉर्थ सुडान या साउथ सुडान है, उसके बारे में कितनी खबरें आप पढ़ते होंगे, कितना नेट पे जाके सर्च करते होंगे, टेल मी अबाउट साउथ सुडान, सुडान में क्या चल रहा है, वहां प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन से, कितना इंटरेस्ट लेते होंगे आप लोग। तो जवाब समझ में आएगा, नहीं लेते, क्यों नहीं लेते आप वहां पे, आप नाइजीरिया में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। तो अगर आप अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी हालत भी कुछ वैसी ही है, तो कौन इंटरेस्ट ले रहा होगा हमारे ऊपर। बात सपोर्टर है या बिसोटर नहीं है, मैं सपोर्टर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तर्कों की बात कर रहा हूँ, मुझे तर्क चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं, बहुत शानदार किए हैं, कई काम ऐसे भी है जो बहुत गलत भी किए। तो एक समझदार आदमी होता है जो ना पक्ष में होता है ना विपक्ष में होता है, वो होता है कि जगाता रहता है, वो विसल ब्लोअर होता है, वो सीटी बजाता रहता है कि देखो ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली बात है। कुछ कदम ऐसे थे, जैसे 370 हटाया, कमाल था, अद्भुत था, जबरदस्त था, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन था जो लिया गया, एक बड़ी समस्या खत्म कर दी गई, अब आर या पार तो हो गया कम से कम, तो कुछ चीजें अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वो है, क्रेडिट कितना देना है कितना नहीं देना है उसकी बात होती है, उसकी चीजें होती है। नोटबंदी गलत था, सरासर गलत था, तो उसके ऊपर वैसे चर्चा होगी कि नोटबंदी गलत था, नोटबंदी गलत था। तो जो ऊपर बैठा है वो दोनों की जिम्मेदारी ले। अगर जैसे नरेंद्र मोदी है, जैसे अगर हम धोनी को देखें तो जो मैच हारता है तो वो भी धोनी के खाते में ही जाएगा, जीतता है वो धोनी के खाते में जा रहा है, हारते टाइम हारते टाइम जिम्मेदारी कोई और लेगा, जीतते टाइम मोदी जी ले लेंगे। तो दोनों चीजें होती है, और कहीं गलत भी नहीं है। देखो, ये कोई भगवान नहीं होता, जो भी नेता होता है वो नेता ही होता है, इंसान ही तो होता है, गलत फैसले भी होते हैं, सही फैसले भी होते हैं। लेकिन बड़ी बात पता है किसमें लगती है, वो है जो ऊपर जाके इस बात को स्वीकार करता है। जो बड़ी चीज है ना, जो सही में दिल को आती है कि ईमानदार आदमी पता है कौन है, जो ऊपर जाके कहता है कि हाँ मैंने गलत किया, मेरा ये निर्णय गलत गया, मेरा ये निर्णय सही गया। कोई बुरा नहीं है, सबके निर्णय गलत सही होते हैं, बिल्कुल। भाई वही बात है, जो कहता है मैं कभी गलती नहीं कर सकता, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, पक्का झूठा है। जो कहता है मैं कभी गलती नहीं कर सकता वो झूठ बोल रहा है। जो कहता है हाँ मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी होती है, सबसे हुई है। और कौन आगे देख सकता है, होती है, निर्णय लेते हैं, निर्णय सही भी जाते हैं गलत भी जाते हैं। कोई कप्तान ऐसा है जिसके सारे मैच हम हार जीते हों या सारे हारे हों, नहीं, कुछ जीतते भी हैं कुछ हारते भी हैं, कुछ सही फैसले हो जाते हैं कुछ गलत फैसले हो जाते हैं, होते ही हैं। लेकिन बुरा कौन है, बुरा वो है जो एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं मैंने तो गलत लिया ही नहीं, मैंने तो जो किया सही दिशा में किया, वहां गलतियां हैं। चलो आ जाओ, B-C। माइनस, पहले B-C कर लाओ, बी में से सी घटा लाओ,
बी में से सी घटाओगे तो 4 5 कट जाएगा, 2 और 3 बच जाएगा, ये 2 और 3 आ गया। फिर आपके 2 और 3 कट जाएंगे, तो वही कहना, ये जरूरी है, बिल्कुल ये जिम्मेदारी जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अपने गलत निर्णयों की भी जिम्मेदारी कोई ले, ये हम सीखें, इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने लायक है। ठीक है ना, विपक्ष का मतलब ये नहीं कि वो हर टाइम विपक्ष है, वो विपक्ष नहीं है, विपक्ष जरूरी है। कुछ चीजें गलत है, कांग्रेस मुक्त भारत, ये कोई आइडिया नहीं है कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस मुक्त का मतलब क्या कहते हो, विपक्ष ही नहीं हो, सिर्फ एक पक्ष हो। कल वो गलत चला गया तो, कल वो गलत चला गया तो, क्योंकि एक जब जनता जितवाती है किसी को तो वो काम करने लग जाता है, लेकिन सुनता विपक्ष है ना। जो 5 साल होते हैं, 5 साल में अब आपकी आवाज सिर्फ विपक्ष सुनेगा, पक्ष नहीं सुनेगा। पक्ष तो जीत गया, वो तो अब काम करेगा, सुनेगा कौन, विपक्ष। तो विपक्ष क्यों जरूरी है कि अब एक आम आदमी की आवाज जो है वो विपक्ष है, 5 साल आपकी आवाज सिर्फ विपक्ष सुनेगा, पक्ष नहीं सुनेगा, तो विपक्ष जरूरी है। तो हम ये कह दें कांग्रेस मुक्त भारत, ये गलत हो गया, है ना, विपक्ष ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, विपक्षी तो हमारी आवाज सुनेगा। आवाज कौन सुनेगा, आज मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, इस बात को सरकार मानेगी, नहीं मानेगी। सरकार इस बात को कब मानेगी, जब विपक्ष बढ़िया होगा। अगर विपक्ष बढ़िया नहीं हुआ ना, तो पेपर आउट के आउट हो, खबर की खबर यूं की यूं ही चली जाएगी, आएगी नहीं, मतलब खुशबू भी नहीं आएगी किसी को कि पेपर आउट भी हुआ था क्या। सबके सब हो जाएंगे काम पूरे, ऊपर के ऊपर ही। वो तो विपक्ष हो तभी ये चीजें बाहर आती है। ए माइनस बी, ए में से बी हटा दो, तो ए माइनस बी तो 2 3 4 कट गया, एक बच गया, माइनस सी। ए माइनस बी हो गया आपका सिर्फ एक, और बी माइनस सी जो है, सी जो है वो 4 5 6। हाँ, तो एमपी में पेपर आउट, हाँ वो पटवारी वाला हुआ था, कितना भयंकर हुआ था। पटवारी का टॉपर आ गया था, उससे सवाल पूछा, उससे जवाब ही नहीं आते थे, बिहार वाले टॉपर की तरह हो गया था। लेकिन मजाल है, पेपर आउट माना, बोला ना कोई पेपर आउट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो सारी की सारी बात वैसी की वैसी टिक गई। तो सोचो विपक्ष के न होने का कितना बड़ा खतरा होता है। फिर आप सही बात भी नहीं मनवा सकते, क्योंकि सत्ता पक्ष तो वही मानेगा जो अच्छी बात होगी, वो बुरी बात को नहीं मानेगा। बुरी बात जो मनवा सकता है वो है विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर बुरी बात, कड़वी बात सत्ता से कौन मनवाएगा, सत्ता पक्ष से कड़ी बातें कौन मनवाएगा, गलत फैसले कौन मनवाएगा। फैसले सही हो गए, वो तो झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, सही हो गए, ठीक है, बढ़िया बात भी, सही होने भी चाहिए। लेकिन जो गलत हो गए, उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को कौन दिलवाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेकंड में क्या करना है आपको, ए माइनस बी करना है। ए में से बी घटा दो, ये रहा ए, इसमें से बी घटा दिया, तो जो मिलते जुलते हैं, आपको बी नहीं लिखना होता है, आपको बी नहीं लिखना होता है। आपने काटा 2 3 4, 2 3 4 कट गया, कॉमन था, एक बच गया, एक लिख दिया, है ना। ये आपका ए है, 1 2 3 4, और उसमें से आप बी घटा रहे, 2 3 4 5। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी को निकाल दो। और ए में से बी निकालने का मतलब, जो ए देश में बी के जो लोग रहते हैं उनको निकाल दो, ए देश में जो बी देश के लोग रहते हैं उनको हटा दो। तो एक तो 2 रहता है यहाँ पे, एक 3 रहता है, एक 4 रहता है, तो 2 3 4 को वहां से निकाल दिया, एक बच गया। हाँ, तो वही है ना, वैकेंसी।
नुकसान ही नुकसान है भाई, क्या बताएं अब दोबारा आ जाएं, दोबारा ये घटाएंगे, एक में से इसको घटाओगे, घटाने का मतलब समझो, घटाने का मतलब ये नहीं है कि 4 कटेगा, जो होगा वो कटेगा ना। अब इस देश में, इस देश का कोई नागरिक रहता है क्या? नहीं रहता है ना, नहीं रहता तो फिर आ जाएगा। कोई रहता हो तो हटा दो, कोई अगर रहता हो तो निकाल दो। अब नहीं रहता, कोई नहीं रहता। ठीक है, अगला ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। वैकेंसी अटक जाती है, सब भी हो जाता है, विपक्ष कमजोर होता है ना, तो फिर सारी चीजें अटक जाती हैं। एक चुनाव विपक्ष को लाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वैकेंसी अटक जाती है। विपक्ष होता है तो वो याद दिलाता रहता है कि आपने 1.5 लाख के लिए कहा था, आपने 2 लाख के लिए कहा था, कहाँ है वो 2 लाख? तो फिर वो लानी पड़ती है, नहीं तो ज्वाइनिंग ही ना दे ये लोग। ये रहा आपका एक, इसके गुणनखंड हो गए x-1 x-1, तो x बराबर आ गया 1। तो इस समुच्चय में खाली, ये क्या कह रहा है समुच्चय, ए में वो x रहता है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और इस समीकरण को तो मूल ही संतुष्ट करेंगे, तो इसका मूल कौन है? x बराबर 1। तो यह समुच्चय किसके बराबर हुआ? खाली 1 के बराबर। इस समुच्चय में एक अवयव होगा 1। समुच्चय बी में कौन कौन होगा? समुच्चय बी में x कॉमन निकाल लें, x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, और गुणनखंड आगे करोगे तो ये हो जाएगा x-2 और x+1, और x के 3 मान आ गए, एक आ गया 0, एक आ गया 2, एक आ गया -1। तो 0 -1 और 2 बी समुच्चय में आ गया, 0 -1 और कोमा 2। ठीक है, अब आप क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए यूनियन बी निकालो। तो ये रहा आपका ए यूनियन बी, दोनों को मिक्स करो और एक बना दो, तो जगह 0 -1 2 और +1। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, दोनों में कॉमन, जवाब है कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि उसमें प्लस का 1 है और इसमें कोई है ही नहीं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली हो गया। कॉमन नहीं है तो खाली हो गया। समझ में आ गई? ठीक है, इंटरसेक्शन 5 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा और ए यूनियन बी कितना आएगा? हाँ 5 लिख दो, एक ही बात है, खाली को खाली बोल दो, 5 बोल दो। अगर ए बी का उपसमुच्चय हो तो ए और बी में कॉमन क्या आएगा? जो छोटा होगा वो कॉमन आ जाएगा, ए, और यूनियन क्या आ जाएगा? जो बड़ा होगा वो, यूनियन बड़ा आ जाएगा और इंटरसेक्शन छोटा आ जाएगा। इसको एग्जांपल से ट्राई कर सकते हो, ए छोटा समुच्चय बी बड़ा समुच्चय। ए बराबर हमने ले लिया 1,2, बी हमने ले लिया 1,2,3। तो अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो क्या कॉमन आ जाएगा? जो छोटे वाला है वो कॉमन आ जाएगा, यानी ए आ गया। और यूनियन लूँ तो, यूनियन मतलब मिक्स कर दो, तो मिक्स करने पर आपको
वो बड़े वाला सेट मिल जाएगा। इस बात को समझो कि ये ऐसे क्यों आ रहा है। हाँ, तो इक्वल से कोई दिक्कत नहीं आती ना। जब इक्वल ही हो जाएंगे तो सबके सभी ए हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो सबके सभी ए हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए इन यूनियन ए बराबर ए। जब ए बराबर बी होंगे तो सब ए हो जाएंगे, फिर बी रहेगा ही नहीं। फिर बी रहेगा ही नहीं, सब ए हो जाएंगे, तो भी बात सत्य है ये। तब भी ये बात सही है। अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं तो सब कुछ ए हो जाएंगे, तब भी ये बात सही है। समझ रहे हो? अगर मान लो ए छोटा है बी बड़ा है, तब तो ये बात सही है ही। लेकिन अगर ए और बी बराबर हो गए तब भी ये बात सही है, क्योंकि ए और बी बराबर हो जाएंगे तो बी कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो सब जगह ए आ जाएगा, तब भी ये बात सही है। इक्वल साइन का मतलब है ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है। अगला, इसमें चॉइस वे में है, इसमें 3 के गुणज है और इसमें 6 के गुणज है। ए में आ गए आपके 3 के गुणज, और बी में आ जाएंगे आपके 6 के गुणज। अब ए माइनस बी कितना आएगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी आएगा जो 3 के गुणज तो है परंतु 6 के गुणज नहीं है, क्योंकि माइनस निकाल दिया मतलब 6 वाले निकल जाएंगे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, 3 के गुणज परंतु 6 का गुणज नहीं। 3 का तो हो परंतु 6 का नहीं हो, मतलब 6 वाले पहाड़ा नहीं होना चाहिए। 3 वाले तो हो परंतु 6 वाले नहीं हो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है, कॉमन क्या आएगा? 6 का पहाड़ा, तो 6 के गुणज आ गए। और यूनियन में क्या आ जाएगा? 3 के गुणज, क्योंकि जो 3 का गुणज है वो 6 का गुणज भी है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका बी आ जाएगा, ए यूनियन बी ए आ जाएगा। और ए माइनस बी में वो आ जाएंगे जो 3 के तो गुणज होंगे परंतु 6 के नहीं होंगे। 6 के निकल जाएंगे, 6 के निकल जाएंगे, तो केवल 3 के गुणज बिना 6 वाले बच जाएंगे। सही है? आगे बात समझ? हाँ, कोई परेशानी है इसमें? किसी को, किसी को कोई दिक्कत है इनमें? नहीं, ठीक है। कोई और? नहीं, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो क्लास को यहाँ विराम देते हैं। हाँ, 3 का गुणज जो 6 का नहीं हो। ठीक है, चलो मिलते हैं। सब बढ़िया है, सब अच्छा है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर से मिलते हैं। ओके।